क्या वो आपको अपील कर रहा है? क्या वो आपके माइंड के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि ये चीज क्यों हो रही है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड, ऐसा लिविंग वर्ल्ड हमारा जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा और बुरा दोनों तरीके का रोल प्ले करते हैं। किसी ग्लास में, टम्बलर में अगर आप पानी लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ठीक है, आप उसमें पेंसिल डालिए, वो पेंसिल आपको ब्रोकन या फिर बेंड हुई हुई नजर आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब क्या है? एक्चुअली इस चैप्टर के थ्रू हम ये देखना चाह रहे हैं कि साइंस एज अ सब्जेक्ट हमें किस तरीके से चीजों की सच्चाई तक, उनके एक्चुअल वर्किंग कल्चर तक पहुंचाता है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि कुछ हुआ तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे उसके होने के, कौन कौन से एजेंट्स थे उसको कैरी आउट करने के लिए, इसके बारे में जानना। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि सही तरीके से साइंस के प्रोसेस को करने का, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के चेंज के बारे में जानने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी साइंस रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होता है क्यूरियोसिटी के साथ। क्या वो आपको अपील कर रहा है? क्या वो आपके माइंड के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि ये चीज क्यों हो रही है, हवा क्यों चल रही है, बर्ड्स फ्लाई कैसे कर पा रहे हैं, कोई प्लांट है, वो क्रीपर है, वो जमीन पे क्यों है, वो बेल की तरह, क्लाइंबर की तरह ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है, राइट? कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ऐसा क्यों, राइट? तो हमारे आसपास डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसके पीछे साइंटिफिक रीजंस छुपे हुए हैं। अब उन्हीं चीजों के टुवर्ड्स आप कितने क्यूरियस हो जानने के लिए ये चीज कैसे हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि हाउ क्यूरियस वी आर टू नो अबाउट द एग्जैक्ट वर्किंग, द रीजन बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? देन आता है क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। अब ये क्यों हो रहा है, पहले आपने ऑब्जर्व किया, ये फैन चल रहा है, चल रहा है, आपने ऑब्जर्व किया ना, फैन चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्यों चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो क्या होगा, लाइट ऐसा क्या कर रहा है कि वो फैन को घुमा पा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग करना अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। देन अब इन क्वेश्चंस को आंसर करना है तो कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक जुड़ेगा, जो हम एक हाइपोथेसिस की फॉर्म में बात करते हैं कि हम सोचेंगे कि हाँ, ये ना इस वजह से हो रहा होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प लेंगे उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। अब ये हमारी सोच गलत है कि साइंस और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ लेबोरेटरीज में या चीजों के साथ ही हो सकते हैं। अरे, साइंस तो एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली लाइफ के साथ कितना ज्यादा कनेक्टेड है ना? तो उसको तो हम घर पे, हमारे किचन में, ठीक है, बहुत सारी चीजों के साथ, अपने सिंपल टूल्स के साथ, सिंपल सब्सटेंसेस के साथ हम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसके बारे में जान सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, छोटे लेवल के एक्सपेरिमेंट्स, हम उन चीजों के बारे में जो हमारा हाइपोथेसिस है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि ये इसका प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन, क्या आउटकम आई है उसकी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो ये, अब कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं।
लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, है ना, वहां पे इंडिकेटर नाम का टॉपिक पढ़ा था आपने। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो हमने दो तरीके से पढ़ा था, कलर चेंजिंग एंड ऑर्डर चेंजिंग, है ना। तो कलर चेंजिंग, घर में हम सबके घर टर्मरिक प्रेजेंट है, हल्दी, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कोई सब्सटेंस हमारा क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर मैं कम चीज लूं तब भी क्या कलर चेंज होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लूं तब कितना कलर चेंज होगा, क्या एक्चुअली एसिडिक मीडियम में कलर चेंज टर्मरिक कर रही है कि नहीं कर रही है, बेसिक में कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना डार्क कलर चेंज करके दे रहा है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं ना, है ना। तो वही है कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना और फिर उनको एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर पाना कि हर एक फैक्टर किस तरीके से उस सब्सटेंस की वर्किंग या एक आउटकम में रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो सबसे पहली क्या चीज आती है कि आपके मन में क्यूरियोसिटी आए कुछ जानने के लिए। दूसरा, फिर क्वेश्चनिंग हिट करेगी कि ये काम क्यों हो रहा है, क्या चीज है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। फिर हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस आएगा कि अच्छा ये इस वजह से शायद हो रहा होगा। फिर हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा है, एक्सपेरिमेंटेशन होगा। देन उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन हम उस कंसेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एरियाज के बारे में, साइंस के एरियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है हमारा द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड, ऐसा लिविंग वर्ल्ड हमारा जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दोनों तरीके का रोल प्ले करते हैं। अभी तक हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानते थे, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कहाँ से आई इनकी बात? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन बनने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट तो है 78%, लेकिन ना तो प्लांट्स और ना हम एनिमल्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वो प्रोटीन के फॉर्म में हमारी डाइट में हमारे पास आएगा कैसे, राइट। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ वे आउट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ देम इज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देता है। वहां से वो प्लांट्स के पास जाती है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज करती हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी पार्ट में स्टोर करने के लिए। फिर हम प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो नाइट्रोजन हम तक आ पाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरीके से चल रहा है तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ या कम क्यों नहीं हुआ? आज भी हम 78% बोलते हैं, क्योंकि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिकम्पोज होती है तो वो नाइट्रोजन वापस सॉइल या एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो एक बात हुई जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन की अमाउंट को नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सॉइल में, हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए उसमें अमाउंट में बनाने के, एडिक्वेट अमाउंट में बनाए रखने के लिए जो काम कर रहा है वो कौन है? हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब हमें सबको बताए, दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ इसका। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिकम्पोजर्स, राइट।
डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई, मेनली यही है। ये कौन है? कभी देखा है बैक्टीरिया कैसा होता है? कभी देखा है फंजाई कैसा होता है? ये क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो अर्थ पे वेस्ट मटेरियल, डेड बॉडीज, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स के पार्ट्स, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता, डिकम्पोज होता ही ना, तो गार्बेज ज्यादा हो जाता, लोग रहते कहाँ पे? तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साथ साथ यही माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ डिजीजेस हमें कॉज करके देते हैं, इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, ठीक है, वो इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे आसपास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है वो कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। देन कम्स द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा पढ़ा है हमने इसके बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूव करने से, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कितने सारे डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, बहुत सारे, है ना। कहीं पे अब इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड वो डिवाइसेस हैं, जैसे सेल्स अलग हैं, बैटरीज, सेल्स, वहां पे इसका केमिकल नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, ये ऐसे हैं जहां पे हमें इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। और वहीं बेल्स, क्रेन, ठीक है, ये वो चीजें हैं जहां पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हमें पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तीनों टाइप के इफेक्ट शो करती है, तो हमारी डेली लाइफ में हर अप्लायंस जो चल रहा है वो इनमें से ही किसी एक इफेक्ट की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और तीनों चीजों में इसका वर्किंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज अलग अलग तरीके से हमारी डेली लाइफ में हमारी लाइफ का पार्ट बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सॉरी द वर्ल्ड ऑफ विंड। अब वर्ल्ड ऑफ विंड, अब ये विंड क्या कंसेप्ट है? ये हवा चलती कैसे है? चलती है, चलो ठीक है, क्यों चलती है? यहाँ पे मेन कंसेप्ट आता है आपका एयर प्रेशर। हम सबको पता है एटमॉस्फेयर है द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब वो गैसेस मैटर हैं, तो उनकी वजह से अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, हम सब के ऊपर क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, राइट। तो जब अर्थ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, और मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, सपोज, क्योंकि सन की हीटिंग होती है, सन की सन रेज हम तक पहुंचती है, तो सपोज यहाँ पे एकदम से, या सन की कॉन्टिन्यूस हीटिंग की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस एरिया में जो एयर है वो गर्म होके ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर वो फ्लो कर जाएगी तो पीछे कैविटी रह जाएगी, और उस कैविटी रह जाने की वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब उस लो प्रेशर एरिया को फिल अप करने के लिए आसपास के रीजन से कोल्डर एयर उसकी तरफ क्या करेगी? मूव इन करेगी, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जब वो एयर मूव की प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, तो वो क्या बन गई? विंड बन गई, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वलाइज करने के लिए जो मूवमेंट हो रही है उसको हम विंड बोल रहे हैं। अब जितना ज्यादा गर्मी यहाँ पे होगा, जितनी ज्यादा यहाँ से एयर अपराइज कर जाएगी, उतना फास्टली, यानी कि जितना ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा उतनी फास्ट एयर की मूवमेंट होगी आसपास के प्लेसेस से उस तरफ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विंड का कंसेप्ट, राइट।
इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलेंगे, दैट इज द पार्टिकल वर्ल्ड। द पार्टिकल वर्ल्ड में मतलब द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस अराउंड अस, जिसके बारे में हमने जर्नल साइंसेस चैप्टर में बात की थी, राइट? मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, फिर आगे हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात की थी, है ना? वही आता है इसमें कि किस किस तरीके के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फर्क क्या है? सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट? लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, और वहीं गैसेस में काफी ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं। यही चीज डिफाइन करती है, डिसाइड करती है कि कोई सब्सटेंस हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा या कैसा होगा। ठीक है, तो हमारे आसपास हर तरीके की चीज अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म में भी है, कुछ हार्ड सॉलिड्स होते हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। जैसे हार्ड सॉलिड मेटल्स, सॉफ्ट सॉलिड्स में आपकी वुड आती है, प्लास्टिक आता है, जिसको आप इजीली स्क्रैच आउट कर सकते हो, है ना? लिक्विड्स तो हमें पता ही है, अब वाटर भी एक लिक्विड है, हनी भी एक लिक्विड है। लेकिन वाटर की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? बहुत ही फ्लोई होता है वो, लेकिन हनी बहुत ज्यादा थिक होता है ना? इसको हम टर्म को डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी से, कि डेंसिटी ज्यादा कम होने की वजह से विस्कोसिटी कम ज्यादा हो जाती है। वाटर इज लेस विस्कस, वेयर एज हनी इज वेरी विस्कस। साथ में गैसेस, गैसेस भी हल्की भारी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप की गैस है, वो कौन से एटम से मिलके बनी है ना? जैसे हाइड्रोजन गैस बहुत लाइट वेट होगी, वही नाइट्रोजन गैस कंपैरेटिवली हैवियर होगी, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ द एटम, क्योंकि मास ऑफ द एलिमेंट का एटम का मास कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना हैवी आपकी गैसेस है, राइट? अब इसी का इम्पैक्ट आगे पड़ता है डिफ्यूजन में, कि वो इंटरमिक्सिंग कैसे करेंगी। हल्की गैसेस हैं तो इजीली मिक्स हो जाएंगी, हैवी गैसेस हैं तो उनका मोशन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो डिफ्यूजन भी कम होगा, राइट? तो इस तरीके के कंसेप्ट्स हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राइट? देन हमारा नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, द वर्ल्ड ऑफ लाइट। लाइट, सनलाइट, है ना? शेडोज के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में करती है। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए तो क्या होगा? उसके पीछे उसकी शेडो फॉर्म होगी स्क्रीन पे, राइट? फ्लोर पे होती है। इसी तरीके से हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी सरफेस से किसी लाइट रे का बाउंस बैक कर जाना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है? क्योंकि ये सरफेस है हमारा, ये अगर हमें 90 डिग्री पे एक नॉर्मल डिजाइन किया है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से हमें पता लगा कि किस रे की रिफ्लेक्शन कैसे बनेगी, एंड दिस इज द प्राइम concept behind all the images which are forming through mirrors, है ना? मिरर से जितने भी आपकी इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, कैसे देख पा रहे हो बेसिकली आप, ठीक है, उन सबके पीछे का कोर कंसेप्ट क्या है? रिफ्लेक्शन। लेकिन हम तो ग्लासेस के थ्रू भी देख पाते हैं। अब मैंने स्पेक्स डाला हुआ है तो इसमें क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है, लेंस है वैसे तो ये, ठीक है, तो उसके आर पार जा सकती है ना लाइट, तभी तो मैं देख पा रही हूँ, है ना? ऐसे ही आप देख पा रहे हो। अब कोई कांच का से कोई ग्लास का डोर है तो उसके आर पार हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे होता है रिफ्रैक्शन। What does refraction means? कि whenever there is a transparent material in the
पाथ ऑफ अ लाइट, तो वो क्या कर जाएगा, थोड़ी अपने पाथ से बेंड कर जाएगी और फिर वो आगे जाएगी, राइट? तो दिस बेंडिंग, दिस चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के और भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम स्विमिंग पूल में ऐसे खड़े होके देखें तो हमें वो थोड़ा शैलो नजर आता है कि ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन जब हम एक्चुअली उसमें उतरते हैं तो वो काफी गहरा होता है, यानी कि एक्चुअल डेप्थ हम ऊपर खड़े होके प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, है ना? वो किस वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। किसी ग्लास में, टम्बलर में अगर आप पानी लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ठीक है, आप उसमें पेंसिल डालिए, वो पेंसिल आपको ब्रोकन या फिर बेंड हुई हुई नजर आएगी। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगह ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम वो जगह है जहां पे नॉन लिविंग चीजें और लिविंग चीजें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सारे आ जाएंगे। नॉन लिविंग में सॉइल यानी कि लैंड, वाटर, टेम्परेचर कैसा है वहां पे, ठीक है, वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी है, एयर क्वालिटी कैसी है, राइट, रेनफॉल कैसी होती है। तो इन सब चीजों, देखो हम भी कहीं पे रहते हैं, अगर वो बहुत ही कोल्डर रीजन है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सरवाइव करते हैं, हमारे रहने का तरीके में थोड़ा चेंज आएगा। और अगर हम बहुत ही डिजर्टी एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे अलग होगा। अभी हम किसी प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल अलग होगी। तो हर टाइप का इकोसिस्टम अलग है। ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक लाइफ एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ अलग है, अलग तरीके ऑर्गेनिज्म हैं, अलग तरीके से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, उनके प्रोसेसेस अलग हैं, है ना? हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, एक्वेटिक लाइफ में जो ब्रीदिंग की जाती है, रेस्पिरेशन किया जाता है, वो गिल्स के थ्रू किया जाता है। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू उनको वो लेना होता है, हम तो एयर से ले पाते हैं, है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और सरवाइव करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो हम अपने अराउंड देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक रीजन लेके आते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं हमारे माइंड में कि ये कैसे हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट में आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे ही जो आपके सिलेबस में मेंशन है उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर मेनली आपका यहाँ खत्म होता है, जिसमें हम बेसिकली ये जान पाए, अगर हम सम अप करें तो, कि कोई क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएगा? हमारी क्यूरियोसिटी से। क्वेश्चन आया तो उसका आंसर आएगा एक हाइपोथेसिस कि हाँ ये शायद इस वजह से हो रहा होगा, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, देन उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उनको एनालाइज करेंगे, तभी सही तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब आप देखिए कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने आसपास किस तरीके से किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, ठीक है।